सभी साथियों का नमस्कार चैनल पर। आज हम लोग साइंस सेगमेंट में कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। इससे आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे उसको देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी? कोशिका किसे कहते हैं? जीवधारियों की रचनात्मक और मौलिक इकाई, ये क्या है? कोशिका। और इसका दूसरा कैरेक्टर क्या होगा? विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। विशिष्ट पारगम्य कला मतलब डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इंग्लिश में। प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका नाम किसने दिया सर्वप्रथम? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका नाम दिया। और कोशिकावाद, सेल थियरी, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसने दिया है? स्लाइडेन एंड श्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं श्वान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इसको कंप्लीट करिए। अब मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, बहुत पूछा जाता है जनरल स्टडी में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये है, तंत्रिका कोशिका। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कोशिका बताओ जो सबसे बड़ी एवं भारी हो, तो वो क्या कहलाएगा? शुतुरमुर्ग, चिड़िया का अंडा। ठीक है, एक कोशिकी होता है ये। तो ये शुरुआत में जो है एक कोशा होता है ना, इसलिए सबसे भारी एवं सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक कोशिका का चित्र है। इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये है गोल्जी बॉडी जो अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। वैक्यूल है, ये वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा पाया जाता है और एनिमल सेल में छोटा। देखिए ये सेल वाल है, सेल वाल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्लोरोप्लास्ट, देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो भोजन बनाने में काम आता है पौधे की पत्तियों में। लाइसोसोम्स, ये एंजाइम्स हैं, ऑटोफैगी एंजाइम बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इसमें देखिए न्यूक्लियस और SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है राइबोसोम, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है पूरा द्रव्य जो इसके अंदर भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर ये देखिए अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, दूसरा लेयर। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताएंगे। RER क्यों हो जाता है? राइबोसोम की उपस्थिति से। माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। पुलिसमैन जिसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, पुलिसमैन ऑफ द सेल। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मोटा मोटा तैयार हो जाए, बाकी हम आगे पढ़ा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? कोशिका दो प्रकार की होती है। एक पहली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला, केंद्रक, ठीक है, इसमें केंद्रक का अभाव रहेगा। सुविकसित कोशिका, अभाव नहीं रहता है। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। रचना के आधार पर ये प्रिमिटिव होती हैं। रचना के आधार पर क्या होती हैं? प्रिमिटिव होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये बहुत विशेष तरीके से आपको ध्यान देना है। प्रोकैरियोटिक में क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा सुविकसित कोशिका का अभाव, ये सब तीनों क्या होंगे आपके? ये नहीं पाए जाएंगे। केंद्रक नहीं पाया जाएगा, सुविकसित कोशिका नहीं होती है। ठीक है, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब यहीं पे जस्ट इसी के अपोजिट इधर देख लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है? केंद्रक, केंद्रक कला, कोशिकांग पूर्ण विकसित, ये सब इसमें पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे नहीं पाए जा रहे हैं, यहाँ पाए जा रहे हैं, चूँकि प्रिमिटिव है ना। स्टार्टिंग किसी भी सेल का जो स्टार्टिंग फेज है वो ये दिखता शो करता है। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। DNA RNA केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्टोन प्रोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक है।
तो ये क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सिर्फ इतना ही पूछेगा, मोटा मोटा बहुत आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही बता रहा हूँ मैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है क्या। तो प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक, ये विकसित वाला है, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जो आपको देखना है, केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिका, इनका सब क्या है, ये अभाव है। और वहीं पर केंद्रक, केंद्र का इसमें जो यूकैरियोटिक में केंद्रक, केंद्रक कला, कोशिकांग सब विकसित रूप में मिल रहे हैं। अंतर एक राइबोसोम में क्या है, ये 70S है, इसमें 80S है। यहाँ क्या है, डीएनए आरएनए केंद्रक झिल्ली में पाए जाते हैं, यहाँ डीएनए आरएनए कोशिका के अंदर बिखरे हुए प्राप्त मिलते हैं, इसीलिए इसे प्रिमिटिव बोला जाता है। और एक स्ट्रक्चर, एक करेक्टर इसमें ये भी है कि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, 5 पॉइंट है, सब 5 पॉइंट याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी किसी कोशिका की संरचना कैसी होती है वो हम लोग समझ लेते हैं, मोटा मोटा हिसाब क्या होता है इसमें। किसी कोशिका की संरचना में देखेंगे आप, एक सिंपल प्लांट सेल है, टिपिकल प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ना आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ बीच में सेल वॉल ये पाया जाता है, ठीक है। ये है वैक्यूल, वैक्यूल आप देखिए, ये वैक्यूल मिल गया। और ये है साइटोप्लाज्म, चूँकि साइटोप्लाज्म इसमें ये पूरा द्रव्य जो अंदर पड़ा हुआ है बिखरे हुए, ये साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, अभी वहाँ पे हमने एक फोटोज में दिखाया। यहाँ पे न्यूक्लियस, देखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूला आपने देख लिया। इसमें स्मूथ और दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया में पता है पावर हाउस ऑफ द सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल है। तो ये हम लोग एक जहन में रखते हैं अपने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, किसी भी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रसधानी, ठीक है, ये सब मोटे मोटे चीज़ें हैं जो प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या हो, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है कोर पॉइंट है, कोर पॉइंट है, कोर पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वही मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा नहीं। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ये देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, कोशिका द्रव्य की बाहरी परत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। वहीं पर यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में ही होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, कोर पॉइंट ये हो गया। इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, परमिबिलिटी है, यानी पारगम्यता, जो किसको आना है अंदर, किसको नहीं। जैसे आपकी त्वचा है, उस त्वचा के अंदर क्या क्या जा सकता है, पानी नहीं जाता, जब आप पानी में हाथ डालते हैं तो पानी नहीं जाता, लेकिन अगर यही पानी चला जाए तो कोशिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कोशिका ये सेम, ये क्या परमिएबिलिटी इसमें ये निर्धारित करता है कौन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बाम लगाते हो तो बाम में उपस्थित जो कुछ खास पदार्थ होते हैं वो माथे से होते हुए आपके बॉडी प्रवेश कर जाते हैं, जो दवा होती है उसमें ड्रग होती है वो आपके बॉडी में प्रवेश कर जाती है, उसी से आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये परमिबिलिटी के बारे में आप समझ लीजिए, ये सिर्फ एक मोटा मोटा तरीका है इसको समझने का। तो वहीं पानी आप लगा रहे हैं, पानी में हाथ डाल रहे हैं, पानी दिनों रात लेटे होंगे तो आपके शरीर नहीं घुस रहा है, लेकिन आप बाम लगा रहे हैं, वो बॉडी में जाकर असर दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या है, परासरण, ऑस्मोसिस, ये भी है। ऑस्मोसिस जैसे आप किशमिश को है, किशमिश को रात भर भिगो देते हैं तो सुबह फूल का ऐसे फूल जाता है अंगूर की तरह। अब वहीं चने को आप, सूखे चने को आप डाल देते हैं तो वो सुबह जो है फूल के बड़ा सा हो जाता है चना। तो क्या ऑस्मोसिस के उदाहरण है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारे उदाहरण होते हैं इसके। विषरण, डिफ्यूज़न, कोई भी पदार्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है और यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाता है, निकाल दिया जाता है, जो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सक्रिय आवागमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब सेलेक्टेड जो होते हैं उन्हीं के,
डायरेक्ट सीधे आना, निकालना, ले जाना। एक्टिव जैसे वही है ना, बाम का हमने उदाहरण दिया। तो कुछ ड्रग्स हैं जो बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे, लेकिन ऑयल है वो एंट्री नहीं कर रहा है, बाकी वाटर नहीं एंट्री कर रहा है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण है इसमें। पाइनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। ये पाइनोसाइटोसिस है, फाइगोसाइटोसिस मतलब किसी का बहिक्षेपण हो गया, बाहर निकाल देना, और वहीं मेम्ब्रेन के अंदर कोई पदार्थ जिसका हम लोग, जैसे अमीबा क्या करता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जाके उसके सीलिया वगैरह पहुंच जाते हैं, कोई पदार्थ है उसको गल्फ कर लेते हैं। सब चार चीज़ें इसमें आती हैं। तो साइटोसिस की प्रक्रिया, उसमें डिवीजन वाला। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। वर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला है पारगमता, पराशरण, विसरण, सक्रिय आवागमन, पाइनोसाइटोसिस एवं फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस और प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इनके वर्क हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। कोशिका के अंदर का संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। किसी भी कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है वो जीव द्रव्य कहलाएगा, संपूर्ण पदार्थ। समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं इसकी, सब इसी के अंदर संपन्न होगी। जीवन का भौतिक आधार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल एंड बेस्ट क्वेश्चन ये साइंस के लिए, ठीक है। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म, इसकी जो है किसने किया है प्रोटोप्लाज्म को? पुरकिंजी और मोहाल ने खोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब इसके भौतिक गुण क्या हैं? ये रंगहीन, अर्धपारदर्शक, अर्धतरल पदार्थ जो 60 से 80% जल लिए रहता है, बाकी अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इसमें। इसे हम क्रिस्टलो कोलाइड पदार्थ भी बोलते हैं, जो साल जल अवस्था से शो करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलो कोलाइडल से सॉल्ट भी बनाता है कभी कभी, फिर कभी कभी ये कन्वर्ट हो जाता है जेल में भी, सॉल्ट जेल की कंडीशन ये बनाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है रासायनिक गुण, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? जटिल मिश्रण है। जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें के अंदर कंपोजिशन है, लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। कितने? 30 तत्व, जिसमें ऑक्सीजन 65, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 10.5, नाइट्रोजन 3.3, बाकी अन्य, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सल्फेट इत्यादि आते हैं। तो ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा मोटा मोटा। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं क्या हैं? ये प्रायः पादप कोशिका में पाई जाती हैं। प्लांट कोशिका का जो स्पेशल कैरेक्टर होगा यही, ठीक है ना, सेल वॉल और वैक्यूल्स। वैक्यूल में ये लार्ज होता है, और वहीं वैक्यूल सॉरी प्लांट सेल में ये लार्ज एरिया में होगा इसका डाया, लेकिन एनिमल सेल में ये स्मॉलर पाया जाता है, बस अंतर ये। रिक्तिका के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट आपसे कोई पूछे तो आराम से बता ले जाएंगे। अब रिक्तिका रस कोशिका की स्फीति टर्गर बनाने में सहायता करता है, मतलब उसकी जो एक स्ट्रक्चर है, टर्गर का मतलब है वो जैसे शिथिलन की अवस्था और टाइट की अवस्था जो बनती है, इसी के आधार पर बनती है। जैसे कि जिस तरीके से अंदर रिक्तिका वैक्यूल वर्क करेगा, ग्रेडियंट उसका विस्कोसिटी जिस तरीके से बनेगी, उसी तरीके से ये कोशिका की जो टर्गर है और फ्लैसिड कंडीशन है वो निर्धारित होती है इससे, ठीक है। भोज्य पदार्थ को संचित रखना, यहाँ क्या होता है, ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स के हैं जिनको संचित रखता है। रिक्तिका यहाँ देखिए आप दिखा रहे हैं कि ये जो वैक्यूल है, यहाँ पे देखिए आप एनिमल सेल में ये स्मॉलर है, और वहीं पे प्लांट सेल में ये बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा है। यही इसका मेन वो है। कोशिका के भाग, इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं। कोशिका के भाग में
कोशिका के जो भाग होते हैं उसमें क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल, 3 इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लाज्मा, ये जो कोशिका भित्ति इसी को प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला बोलते हैं, ठीक है। और रिक्तिका, ये इसको जो है टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर वैक्यूल शैप पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक फ्लो चार्ट बन गया है जिससे समझने में आसानी होगी, एक ही बार में कई चीज़ें इसमें ग्रास्प हो जाएंगे आपसे। अब देखिए यहाँ पे जो है जीव द्रव्य में क्या है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य हम लोग इसका चार्ट आगे क्योंकि बड़ा है, इसको नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं केंद्रक को। केंद्रक में क्या है, केंद्रक कला बन रही है और केंद्रक द्रव्य, 2 चीज मिलकर बना रहे हैं इसको, केंद्रक को। अब देखिए केंद्रक द्रव्य में, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका, न्यूक्लियर रेटिकुलम और न्यूक्लियस। अब ये देखो, ये जो क्रोमैटिन जाल है वो किससे बन रहा है, क्रोमोसोम। अब समझना क्या है, ऊपर से या नीचे समझिए, या नीचे से। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, ऐसे समझते हैं, गुणसूत्र क्रोमैटिन जाल के रूप में। क्रोमैटिन जाल कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, केंद्रक में, ठीक है। इसको ऐसे भी आप समझिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। और कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको जरूरी है ध्यान देना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या होता है कंडीशंस में। कोशिका द्रव्य, देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये पार्ट है कोशिका द्रव्य का, जो नेक्स्ट पेज पे हमने डाल रखा है वो ये है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है इसको इसलिए लगा अलग से। कोशिका द्रव्य देखिए यहाँ पे इसके 2 पार्ट बन रहे हैं, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग जो बन रहे हैं और उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। देखिए सक्रिय कोशिकांग मतलब जो कोशिकाएं इसमें जो वर्क मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो, उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स, जो बाहरी उत्सर्जी मतलब एक प्रकार से बाहर निकल रहा है, स्राव हो रहा है, उन पदार्थों के बारे में बात हो रहा है। यहाँ देखिए तारककाय, एक्टिव पदार्थ में तारककाय, अंतःप्रदव्य जालिका काम करती है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, लाइसोसोम होता है, माइक्रो बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लवक आता है और राइबोसोम आते हैं। ये सारे क्या है, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा माइक्रो बॉडीज में कौन कौन से बन रहे हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम और पराक्सीसोम। कौन कौन सा, ग्लाइऑक्सीसोम, पराक्सीसोम, स्फेरोसोम। लवक में हरित लवक, ल्यूको जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और आवर्णी वनस लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। यहाँ पे आते हैं उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ में, कोशिका द्रव्य के दूसरे वाले पार्ट उस भाग में। निष्क्रिय पदार्थ क्या क्या निकल रहे हैं, बन रहे हैं, एक होता है संचित खाद्य पदार्थ, एक स्रावी पदार्थ और एक उत्सर्जी पदार्थ। देखिए संचित खाद्य जो निष्क्रिय पदार्थ यानी सेल के अंदर जो निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं, कौन कौन से हैं जिनका यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका यूज होगा। और वहीं पर स्रावी पदार्थ क्या होते हैं, जो कुछ स्राव करते हैं, ये कोशिकाएं, रंग देने वाले पदार्थ, विकर्स और मकरंद, ये सारी चीजें इनके स्रावी पदार्थ हैं। उत्सर्जी पदार्थ में क्या आ रहा है, उत्सर्जी पदार्थ में देखिए यहाँ पे एल्केलाइड्स, सुगंधित तेल, ग्लूकेसाइड्स, गोंद, रेजिन, लैटेक्स, खनिज क्रिस्टल्स, अकार्बनिक अम्ल, रेजेंस, ठीक है, और टैनिन्स। अब इनको देखेंगे, एल्कलाइड्स मिलता है ना ओपियम ऑफिसिनेलिस में, ये क्या है, जो भी एल्कलाइड्स बन रहे हैं धतूरा में, इन सब चीज़ों में सुगंधित तेल निकल रहा है, ग्लूकोसाइड्स बन रहे हैं, गोंद मिलता है प्लांट्स में, लेटेक्स मिलता है रबर प्लांट में, खनिज क्रिस्टल्स मिलते हैं बहुत सारे प्लांट्स में। खनिज क्रिस्टल कौन कौन से हैं, जैसे अरवी में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह। कार्बनिक अम्ल बहुत सारे मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं हमें, टैनिन्स मिलते हैं, टैनिन्स जैसे बबूल की छाल वाल से,
मिलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना क्या है इसमें, बहुत कुछ था, हमें समझ नहीं, केवल कोशिकांग हमारे कौन कौन से हैं और निष्क्रिय पदार्थ क्या क्या बनते हैं, एक मोटा हिसाब आपको दिमाग में बना लेना है इन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद आप लोगों का।